आज मैं जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों ने इस कहानी को सुना होगा और बहुत से भाई और बहन ऐसे भी होंगे जो इस कहानी को नहीं सुने होंगे। एक ऐसा हैवान आदमी था, वो डॉक्टर भी था, जो लोगों को मारता भी था और उनके किडनी गुर्दे जो भी होते थे सब निकाल लेता था। और पुलिस से बचने के लिए उनके जो कार होते थे, जो गाड़ियाँ होती थी, उनको भी लाकर एक जगह कटवा देता था और भंगार में बेच देता था। और ऐसे कर करके एक या दो नहीं, जब वो पकड़ा जाता है और जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो लगभग वो 150 आदमियों का कत्ल कर चुका रहता है और सबको ऐसे ही सबके साथ में करता था। यहाँ तक का जो इस आदमी को मारता था, जो उसका शरीर बच जाता था, जो आदमी मर जाता था, उसकी लाश को एक नहर थी, उस नहर में फेंकवा देता था जहाँ पे मगरमच्छों का झुंड रहा करता था। लेकिन जब पुलिस उसको पकड़ी और पकड़ने के बाद जब उसके अतीत में झांका गया तो जितने भी उसकी अतीत से सच्चाई निकली वो सब सुन के हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए उस आदमी के बारे में आप लोग को कुछ कहानियाँ बताएंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आज कई सालों से, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान के जयपुर से शुरू होती है। 18 जनवरी 2004 की राजस्थान शहर की जयपुर की है, जहाँ पे जंक्शन रेलवे स्टेशन है जयपुर में। वहीं पे एक आदमी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद चारों तरफ ये देख रहा होता है कि कौन सी कार या कोई गाड़ी मिल जाए जिसको वो बुक करे और अपने घर जाए। तभी चारों तरफ देखने के बाद पता चलता है कोई चिल्ला रहा है कि कहाँ जाना है, किसको किधर जाना है, यहाँ पे गाड़ी खड़ा है। तभी उसको एक टाटा सोमो नज़र आती है और टाटा सोमो के पास जाता है और वहाँ पे जो व्यक्ति रहता है उससे वो कहता है, क्या आप उत्तर प्रदेश चलेंगे? मुझे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जाना है। अब जो आदमी रहता है वो बोलता है कि क्यों नहीं भाई साहब, मैं इसके लिए ही यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको जाना है मैं पहुँचा दूँगा, लेकिन मैं जितना किराया मांगूंगा उतना ही लूँगा, उससे कम कुछ भी नहीं लूँगा। अब जो आदमी निकला होता रेलवे स्टेशन से वो बोलता है कि आप कितने पैसे लेंगे? तब वो बोलता है कि मैं कुल मिलाकर 2100 रुपये लूँगा और मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा और फिर वहाँ से आपको वापस लेके आ जाऊँगा। क्योंकि जो आदमी वहाँ पे बात कर रहा होता है गाड़ी के लिए, वो बोलता है कि मुझे हापुड़ जाना है और अपने फैमिली को वापस लेके आना है। फिर इसके बाद ये सब बात हो जाता है और ड्राइवर का नाम रहता है चाँद खान। अब चाँद खान जैसे गाड़ी में बैठता है और उसके साथ में जो आदमी रहता है वो भी बैठता है, तभी चाँद खान अपने भाई को बुलाता है जिसका नाम शराफत अली होता है। लेकिन जो गाड़ी बुक किया रहता है वो बोलता है कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, मैं वहाँ से बोला था तुमको कि मैं अपनी फैमिली लेके आऊँगा, तो तुम 2 लोग जाओगे तो मेरी फैमिली कैसे आएगी? अब जो चाँद खान रहता है वो बोलता है कि साहब, अभी आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि हर दिन कहीं ना कहीं पे कुछ चोरी हो रही है, बहुत से गाड़ियाँ ऐसी है, ड्राइवर ऐसे हैं जो कहीं पे गए और वापस नहीं आए, कई बार गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और इधर जयपुर, राजस्थान और मेवाड़ी में ऐसा सब बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। मैं जाऊँगा तो अपने भाई के साथ में जाऊँगा और नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। अब जो आदमी रहता है वो मान जाता है। उसके बाद वो लोग इसका नाम पूछते हैं तो अपना नाम महेश खंडलवाल बताता है। अब वो लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद चलने लगते हैं। लगभग 2 या 3 घंटे वो लोग चले होते हैं, तभी एक महोबा आता है। महोबा आता है, वहीं पे लोग रुकते हैं और चाय पानी पीते हैं। और चाय पानी पीने के बाद तुरंत जो शराफत अली रहता है वो पहुंच जाता है, एक स्टडी बूथ रहता है, और स्टडी बूथ पे जाने के बाद अपने अब्बा को फ़ोन कर देता है जिनका नाम गफ्फार खान रहता है, और उनको बताता है कि मैं दोनों भाई लोग उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जा रहे हैं और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और जो आदमी हम लोग को गाड़ी बुक किया है वो बहुत अच्छा है, खिलाते पिलाते लेके आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्द उधर से लौट आएंगे। अब गफ्फार खान जो होते हैं बहुत खुश होते हैं, बोलते ठीक है बेटा तुम लोग उधर से आ जाना। अब उसके बाद गफ्फार खान से दोबारा कभी भी बात ही नहीं होती है।
इधर सुबह हो जाता है फिर रात हो जाती है, यानी कि 1 से 2 दिन हो जाता है। और गफ्फार खान अपने घर पे पूछते हैं, वो किधर वर्कशॉप में काम करते थे, कि क्या हुआ शराफत अली या चाँद खान ये लोग आए कि नहीं आए। अब घर के जो लोग रहते हैं वो लोग बताते हैं कि अभी तक तो कोई नहीं आया। फिर वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद 2-3 दिन बीतने के बाद वो थाने पहुंच जाते हैं। और थाने पहुंचने के बाद बताते हैं कि हमारे लड़के जो थे, जिनका नाम चाँद खान और शराफत अली था, ये लोग गाड़ी लेकर उत्तर प्रदेश गए और एक आदमी को बैठा कर लेके गए। और 2-3 दिन हो गया, उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना वो लोग लौट के आए। अब जो पुलिस स्टेशन में ये लोग गए रहते हैं तो ये मामला जंक्शन से जुड़ा रहता है, तो ये जीआरपी में ये एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और फिर उसके बाद ये सब जांच करने लगते हैं। अब वहाँ से जो फ़ोन शराफत अली के पास गया रहता है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, पुलिस को वहाँ पर टीम आती है और आने के बाद कुछ स्टडी बूथ से पता लगाते हैं लोग कि कौन आदमी यहाँ से फ़ोन किया था, कौन नहीं किया था। अब उसके बाद जब वहाँ से पता चलता है, क्योंकि वो अक्सर आदमी वहाँ से आता जाता था, तब वहाँ से पता चलता है कि आने के बाद कि चाँद खान यहीं से फ़ोन किया था, वहीं पे कोई महिला बैठी होती है। और उसके बाद ये भी पता चलता है कि जो गाड़ी में व्यक्ति बैठा था वो भी शायद उतरने के बाद यहाँ से किसी नंबर पे फ़ोन किया था। अब पुलिस को एक नंबर से लीड मिल जाती है, जो दूसरा आदमी रहता है वो 2 लोगों को फ़ोन किया रहता है जो गाड़ी में बैठा था, यानी कि जो अंदर बैठा था, जो गाड़ी बुक किया था, महेश खंडलवाल। अब पुलिस 2 नंबर का सीबीआर निकालती है। उस टाइम सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे और लोकेशन मतलब उन लोग का कॉल डिटेल निकालने के बाद अब पुलिस उनके पीछे जुट जाती है। जब पुलिस उन दोनों के बारे में पूछ रही होती है और कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो पता चलता है कि वो लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और पता चलते चलते ये भी पता चल जाता है कि जो आदमी उस दिन कार बुक किया था उसका नाम महेश खंडलवाल नहीं है, उसका नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है, जो हाथरस के जेल में बंद है। अब ये पुलिस वाले जो आए रहते हैं जयपुर से, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं हाथरस के जेल में और देवेंद्र शर्मा से पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। वो बताता है, साहब मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और वो ऐसी कहानी पुलिस को सुनाता है, पुलिस उस पर यकीन कर लेती है और 2 आदमी को वो लोग वहाँ से गिरफ्तार करते हैं। और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जयपुर लेके जाते हैं और जयपुर लेके जाने के बाद उधर लेके जाने के बाद सेंट्रल जेल में बंद कर देते हैं। अब पुलिस को यह लगता है कि हम लोग केस को सॉल्व कर दिया, लेकिन जिस आदमी को पुलिस ले के गई रहती है वो लोग बार बार यही कह रहे होते हैं कि हम लोग बेगुनाह हैं साहब, आप एक बार और छानबीन कर लीजिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। अब कोई भी उन लोग पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, लेकिन जिस जेल में वो लोग बंद रहते हैं वहीं से वो लोग एक लेटर लिखते हैं डीआईजी साहब को और बोलते हैं कि प्लीज़ साहब, आप लोग से रिक्वेस्ट है फिर दोबारा जांच कराया जाए और हम लोग बेकसूर है, हम लोग को फंसाया जा रहा है। लेकिन अचानक एक दिन पुलिस को एक नहर में 2 लाश मिलती है। लगभग इस केस को 1-2 महीना हो गए रहते हैं और पुलिस जिन आदमियों को ला के गिरफ्तार की होती है, मतलब सेंट्रल जेल में, वो लोग बार बार ये बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं किया है साहब, हम लोग बेकसूर है, आप फिर दोबारा केस को जांच कर लीजिए। तो जो लाश जो मिली रहती है वो लाश तो गल गई होती है, लेकिन जो कपड़े मिले रहते हैं या जो भी चीज़ मतलब रहता है, उसके बाद जो गफ्फार खान रहते हैं उनको बुलाया जाता है और काम क्रिया पहले ही कर दिया गया रहता लावारिस समझ के। लेकिन जो सामान रहता है, सामान जब दिखाया जाता है तो बोलते हैं कि हाँ ये मेरे बच्चे लोग हैं। गफ्फार खान बताते हैं कि मेरे चाँद खान और शराफत अली का, उन्हीं लोग का ये सामान है। अब उसके बाद वो लोग जो लेटर लिखते हैं डीआईजी को, तो डीआईजी साहब बोलते हैं कि सही में इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि इस केस को फिर से दोबारा से जांच किया जाए। उसके बाद वो बोलते हैं जितना भी इधर आजू बाजू में जितना भी केस हुआ है सबका डिटेल मंगाओ और सब में पता करो फिर दोबारा कि क्या कोई लीड उनसे और इनमें कोई लीड मिलती है कि नहीं मिलती है। अब पुलिस जो वहाँ की होती है, जो डीआईजी साहब होते हैं और जो केस इनको देख रहे होते हैं, उन लोग को फिर से बुलाया जाता है और बुलाने के बाद बोलते हैं कि फिर से दोबारा तुम लोग जांच करो और ये पता करो सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पे गाड़ियाँ ऐसी चोरी हुई हैं और कहाँ कहाँ पे ऐसे लोग मतलब लापता हुए हैं। जब पुलिस ये पता लगाने लगती है तो पता चलता है कि बहुत से केस ऐसे दर्ज हैं मेरठ में या उधर जयपुर में या मेवाड़ में, मतलब जितने भी राजस्थान की अलग अलग जगह है, ज़्यादातर में टाटा सोमो गाड़ी थी और हर किसी से थोड़ा बहुत कुछ स्केच बनवाया जाता है
तो स्केच बनवाने वाला आदमी जब बाद में पता चलता है कि स्केच जिसका बनता है वो कोई और नहीं, जो हाथरस के जेल में बंद रहता है, जो अपने आप को महेश खंडेलवाल बता रहा था, जिसका नाम देवेंद्र शर्मा है, उसी का चलता है। अब पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँचती है और महेश खंडेलवाल को वहाँ से गिरफ्तार करती है और फिर गिरफ्तार करने के बाद इधर लेके आती है जयपुर। और जयपुर लाने के बाद इन लोग से अच्छे से पूछताछ होने लगता है और उसके बाद अब जो देवेंद्र शर्मा रहता है वो अपनी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं सिवान से पढ़ाई किया हूँ और मैं पहले डॉक्टरी का काम करता था, डॉक्टर का मतलब पढ़ाई किया था। फिर बाद में मैं ये सोच रहा था कि मैं पेट्रोल पंप खोलूँगा, लेकिन बाद में पेट्रोल पंप भी मैं खोलने के लिए सोच रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसे फर्जी लोग मिल जाते हैं जो पेट्रोल पंप के नाम पे मेरे से पैसे लूट लेते हैं। अब जो ये डॉक्टर रहता है देवेंद्र शर्मा, उसके बाद ये लोगों के साथ में ठगी करने को सोचने लगता है, लेकिन बाद में ये और इसके दो और आदमी रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं बड़ा हाथ मारा जाए। तो सबसे पहले ये लोग एक संदूहर 2 में एक ट्रक लूटते हैं और उस ड्राइवर की हत्या कर देते हैं और उसी नदी में ये लोग फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ऐसे ये लोग फिर अलवर हो गया, मेवाड़ी हो गया, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, मतलब राजस्थान के ही जगह जगह पे लोग जाते थे और ऐसे ही टैक्सी चालक को, ट्रक ड्राइवर को लोग निशाना बनाते थे और जो कार या ट्रक मिलता था इसको ये लोग ला के मेरठ में कटवा देते थे और उसके किडनी ये लोग निकाल लेते थे और निकालने के बाद इन लोग को उसी नदी में फेंक देते थे। जब ये सच्चाई सब लोगों के सामने आई, उसके बाद जब जो देवेंद्र शर्मा था इसको उठा के वहीं पे सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद लगभग इसके बाद में पता चलता है कि 27 FIR दर्ज थी, जिनके घर के कोई लापता हो गया या कुछ और हो गया। अब बाद में जब पता किया गया तो लगभग 150 आदमियों का इसने कत्ल किया था। फिर बाद में ये पता चला था कि इसने कई आदमियों का कत्ल किया है और उनका किडनी निकाल लिया है और वैसे नहर में फेंकवा दिया है। उसके बाद इस पर 27 FIR दर्ज होती है और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलता है। तो 2008 16 मई को जो देवेंद्र शर्मा होता है इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन इसको फांसी नहीं होती है और बहुत से केस में ऐसा भी होता है कि इसको उम्र कैद की सज़ा भी दे दिया जाता है, लेकिन इसकी फांसी नहीं होती है। फिर ये जेल में, सेंट्रल जेल जयपुर में रहने लगता है, लेकिन ये जेल में जब बंद रहता है तो इतने अच्छे से बर्ताव करता है लोगों से कि लगता है कि मतलब इसने कोई कत्ल ही नहीं किया है। फिर लोगों के साथ में अच्छे से रहता है, अच्छे से बात करता है और ये बीच में पेरोल के लिए जो जेल में रहते हैं उनसे जो मतलब रहते हैं उनसे बोलता है, लेकिन इसको पेरोल नहीं मिलती है। लेकिन इसके अच्छे चाल चलन देख कर इसको बाद में पेरोल मिल जाता है कि तुमको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और फिर को तुमको बाहर से फिर तुमको अंदर आना है। अब ये पेरोल पे छूट जाता है और छूटने के बाद सबसे पहले ये अलीगढ़ जाता है। फिर अलीगढ़ जाने के बाद फिर ये सिवान जाता है और फिर से वहाँ से ये दिल्ली फरार हो जाता है। अब बाद में जो पुलिस होती है इसको ढूंढ रही होती है और ये मिलता ही नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे करते करते और कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही राजस्थान के कोटा जिला से वहाँ से एक हॉस्पिटल आता है। उस हॉस्पिटल में एक आदमी देवेंद्र शर्मा का कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं कि एक डॉक्टर, एक आदमी है जो लोगों का किडनी निकालता है और उसको मारता है, उसकी हत्या करता है। अब सोशल मीडिया पर जैसे ये वायरल होने लगता है और इसके फ़ोटो जब उन पुलिस वाले जो पहले भी इसके ऊपर केस हुआ रहता है उनके पास पहुंचता है तो किसी को जो भी देखते हैं सबको इसको पहचान जाते हैं कि पहले वाला है। उसके बाद पुलिस इसके पीछे और भी पड़ जाती है और पड़ने के बाद में इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि दिल्ली में किसी के साथ में रह रहा था जिस महिला से शादी किया था जिसकी उम्र इससे भी आधी उम्र की थी। फिर बाद में पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद दोबारा इसको फिर से पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन इस बार गिरफ्तार करने के बाद इसको वहाँ पे नहीं रखते हैं सेंट्रल जेल में। अभी इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया है और शायद ये ज़िंदगी भर अब जेल में रहेगा, क्योंकि एक बार इसने पेरोल पे बाहर आकर फिर से यही सब काम किया था। और जब बाद में पता चलता है तो लगभग इसने 100 से ज़्यादा ऊपर ही आप लोग समझ लीजिए एक कत्ल किया था, 150 तक, और सबका किडनी और मतलब जो भी जुर्म था बहुत भयानक किया था।
तभी ये फिलहाल जेल में है और इसको अभी फांसी नहीं हुई है, तो शायद ये ज़िंदगी भर जेल के अंदर ही रहेगा। तो ये थी कहानी एक डॉक्टर की, कैसे कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ चीज़ें पाने के लिए कैसे निर्दोष लोगों की हत्या करता था। अगर गफ्फार खान आवाज़ नहीं उठाते, केस नहीं करते और अच्छे से छानबीन नहीं करते और बार बार वो अपने फैमिली के साथ में आकर उससे पुलिस स्टेशन में बैठ जाते थे कि हमारे बच्चे की खोज खबर कीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो शायद ये सच्चाई सामने नहीं आती और वो दोबारा कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन दुनिया में एक से एक लोग भरे हैं। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।